नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी के विरोधी अब बूथ कैप्चर करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन अब जनादेश लूटना चाहते हैं। मोदी के विरोधी अब बूथ बूथ पर दबंगई करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो याद कीजिए 90 का जमाना क्या लेकर आता था। क्या खबरें आती थी? खबरें आती थी बैलेट पेपर लूट लिए गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए गए, पेपर रंग दिए गए, बैलेट पेपर खेत में मिले, तालाब में मिले, चुनाव में गोली चल गई। तब हेडलाइन बनती थी, नेताओं को गुंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। दलित गांव में वोट नहीं दे पाए, आदिवासियों को गांव में वोटिंग के लिए घुसने नहीं दिया गया। मिडिल क्लास के लोग जब बूथ पर पहुंचे तब उनका वोट पहले ही पड़ चुका होता था। बूथ का बूथ लूटा जा चुका था। अब चुनाव हारने के बाद एक नया एजेंडा शुरू हुआ। ईवीएम हटाओ, मतलब मोदी हटाओ वाले मैसेजेस की सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब, ट्विटर पर अचानक बाढ़ सी आ गई है। महाराष्ट्र के नतीजों को डिस्क्रेडिट करने का, महाराष्ट्र के लोगों के फैसले को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पूरी एक लॉबी नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कैंपेन चला रही है। ऐसे बताया जा रहा है जैसे महाराष्ट्र में महायुति रातों रात नहीं जीती, बल्कि जनादेश चोरी करके जीती। इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बूथ लूट कांड हुआ, वोटर्स को कांग्रेस समर्थकों ने भगाया। बिहार में चुनावी हिंसा, बूथ लूटने की कोशिश। लालू की सीट पर बोगस वोटिंग, रिगिंग, गनफाइट और बूथ कैप्चरिंग। बिहार में वोटिंग के दौरान 20 मरे, 70 घायल हुए। बैलेट पेपर के जमाने में यह हेडलाइन बनती थी। हथियारबंद बूथ लुटेरों की फोटो मैगजीन में छपती थी। यह वो वक्त था जब मतपेटियों को रस्सियों से बांध कर रखा जाता था। यह वो वक्त था जब 12 साल का बच्चा भी बैलेट पेपर से वोट डालने जाया करता था। यह वो दौर था जब पोलिंग बूथ पर बंदूक पकड़े नकाबपोश चेहरे बूथ लूटने जाया करते थे। यह वो दौर था जब काउंटडाउन टू द पोल्स वाली हेडलाइन छपती थी। मगर पोलिंग बूथ के बाहर खुल्लम खुल्ला बूथ कैप्चरिंग होती थी। यहां बूथ लूट लिया, वहां बूथ लूट लिया, यहां बैलेट पेपर फाड़ दिया, वहां बैलेट पेपर फाड़ दिया। देश में उस वक्त बस यही सुर्खियां बना करती थी। बूथ कैप्चरिंग की, बैलेट पेपर से बोगस वोटिंग की ये तस्वीरें आम हुआ करती थीं। और अब 2024 में मोदी के सियासी दुश्मन भी उसी बैलेट पेपर की डिमांड करने लगे हैं। राहुल और राहुल की पार्टी ईवीएम को ना, बैलेट पेपर को हां वाली मुहिम शुरू करने जा रही है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस बैलेट पेपर पे वोट। बैलेट पेपर हमको चाहिए, बैलेट पेपर हमको चाहिए। मोदी को हराने के लिए राहुल को क्यों चाहिए बैलेट पेपर? फडणवीस को हराने के लिए उद्धव को क्यों चाहिए बैलेट पेपर? नीतीश को हराने के लिए लालू को क्यों चाहिए बैलेट पेपर? क्या दिल्ली जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए बैलेट पेपर? इस देश का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बैलेट पेपर नहीं तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। बैलेट से चुनाव कराने की बात करेंगे। हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए। बैलेट पेपर चुनाव तो क्या सरकार क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। क्या बैलेट पेपर आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे? मोदी विरोधी मोर्चा 4 जून को चुनाव हार गया, मोदी से काफी पीछे रह गया। 8 अक्टूबर को कांग्रेस हरियाणा हार गई,
यहां भी मोदी से काफी पीछे रह गई। 23 नवंबर को महाआघाड़ी महाराष्ट्र हार गई, महायुति की फिर से वापसी हो गई। दूसरी तरफ इंडी अलायंस जम्मू कश्मीर में जीता तो ईवीएम की जय। इंडी अलायंस झारखंड में जीता तो भी ईवीएम की जय। लेकिन बाकी जगह हारा तो राहुल की पार्टी और इंडी को उसी ईवीएम से बैर हो गया, बैलेट पेपर से प्यार हो गया। जब हम जीतते हैं तो हमने कभी नहीं हम जीतने के बाद ईवीएम की वाहवाही की है। 10 साल से हम बोलते हैं हम जीते या हारे, इस देश का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। ये हमने 10 साल से हमारी भूमिका रही, उससे पहले भी रही है। जब कांग्रेस पार्टी थी तब यही भूमिका बीजेपी की रही है। तो उसमें गलत क्या है? झारखंड जीता, महाराष्ट्र हारा, हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर जीत गए, फिर भी हमारी मांग कायम है ना। तो बैलेट पेपर नहीं तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ रैली भी है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है इस सरकार को या इलेक्शन कमीशन को कि बैलेट पेपर पर हम रिटर्न नहीं हो सकते? और निश्चित तौर से अब एक मुहिम चलानी चाहिए। दाग में कुछ काला है, जो रिजल्ट आ रहा है हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए, क्योंकि इतना पता है कि कानून सदन बनाता है और जिस दिन सदन चाह लेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करना है तो हम कानून बनाते हैं और कानून की पालना हम सबको इंक्लूडिंग जुडिशरी को करनी पड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी पार्लियामेंट में बहुत पहले कह दिया है कि अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तभी ईवीएम में नहीं बैलेट से चुनाव कराने की बात करेंगे। सीधा सा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो लोकतंत्र कैसा है जिसमें जिस सिस्टम में लोगों को भरोसा न हो उसी भरोसे से चुनाव हो। अब कांग्रेस के लोग ने अब कहना शुरू किया, लेकिन हम तो इस आंदोलन को पिछले 10-12 साल से चला रहे लगातार कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। और उसका कारण है, आप देखो जैसी रिपोर्ट्स आ रही है कि एक पूरा गांव है जो कह रहा है हमने इस पार्टी को एक्स पार्टी को वोट दिया है, लेकिन उनका खुद का वोट जो है वहां 0 वोट आ रहा है। तो जब अगर किसी चीज पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूं लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, वो हमारी वोट है। अगर वोट के अधिकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है तो बैलेट पेपर चुनाव, तो क्या सरकार क्या दिक्कत है? मोदी के सियासी दुश्मन ईवीएम का शोर मचाकर, बैलेट पेपर वाला माहौल बनाकर अपनी हार, अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। राहुल बैलेट पेपर वाली यात्रा का ढिंडोरा पीटकर कांग्रेस के लिए वोटों की मात्रा बढ़ाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमें ईवीएम कतई नहीं चाहिए। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। कोई नहीं है वहां, ना जुडिशरी है, ना ईडी है, न सीबीआई है, वहां ईवीएम मशीन भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। वहीं जाइए, वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। मल्लिकार्जुन जी का यह भी कहना था कि हम तो बैलेट पेपर किसी भी कीमत पर लेकर आएंगे और ईवीएम मशीन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के घर पे रख दीजिए। मोदी जी और अमित शाह जी के घर पे ईवीएम मशीन रख दीजिए, हम बैलेट पेपर लेके आएंगे। खड़गे जी, राहुल जी, मोदी जी के घर में ईवीएम मशीन है। ई फॉर एनर्जी, वी फॉर विकास, एम फॉर मेहनत। और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। बदलने की आवश्यकता है राहुल गांधी को, ईवीएम को नहीं। और वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन जी की बैलेट पेपर के लिए हम यात्रा निकालेंगे।
आजकल वो नया शब्द उनका यात्रा चल रहा है बड़ा, भारत जोड़ो यात्रा, उसी से सब कुछ मंगल हो गया। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप बोल रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे। वैसे भी ठीक ही है, वैसे निकालना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए। टाइम भी है उनके पास अभी यात्रा निकालने के लिए, और कुछ काम भी नहीं है कांग्रेस के पास। तो घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, नेताओं को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यात्रा ही सही, आप यात्रा निकालिए, अच्छी बात है। बीजेपी ने सीधा हमला करते हुए कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे लीडरशिप को बदलने की जरूरत है, ईवीएम को नहीं। सच तो यह है कि राहुल हो या मोदी का कोई दूसरा विरोधी हो, वो बैलेट पेपर की डिमांड सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुस्तान को एक बार फिर से उसी बूथ कैप्चरिंग वाले जमाने में ले जा सके, बैलेट पेपर से बोगस वोटिंग करवा के सत्ता हासिल कर सके। महाराष्ट्र के वोटर्स ने इंडी अलायंस को ऐसा झटका दिया है कि वो अभी तक इस हार से उबर नहीं पाया है, इसीलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, बैलेट पेपर से वोटिंग की डिमांड कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि ईवीएम टेम्पर्ड है या नहीं, सवाल ये है कि ईवीएम पे किसी तरीके से फ्रॉड्यूलेंट तरीके से वोट्स की पोलिंग और काउंटिंग में अंतर आ क्यों रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या किसी को फायदे देने के लिए आ रहा है। ईवीएम में कुछ हड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की पक्ष लेते हुए हमारे जो सवाल है ईवीएम पर, हमारे जो सुझाव है, सवाल या सुझाव लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं, तो इतना एक पक्षता क्यों। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या ईवीएम सचमुच निष्पक्ष है कि नहीं। मोदी के पॉलिटिकल विरोधी ईवीएम पर सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। 10 सालों से हर चुनाव में मिली हार के बाद मोदी विरोधी इकोसिस्टम यही हथकंडा अपना रहा है, सिर्फ माहौल बना रहा है, झूठ फैला रहा है। और ऐसा क्यों है यह भी समझिए। 20 नवंबर को नतीजे आने के बाद से ही इंडी अलायंस के नेता ईवीएम को कोस रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ वाला टेप फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं, नॉन स्टॉप हंगामा करके, शोर शराबा करके संसद के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। नियमों के तहत चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं, वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन 23 नवंबर से 27 नवंबर हो गया, अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी से पता चलता है कि वो ईवीएम का विरोध सिर्फ एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं, जिसका जिक्र खुद चुनाव आयोग कर चुका है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में मोदी के विरोधियों को ऐसी वैसी हार नहीं मिली है, करारी हार मिली है। और विपक्ष की ईवीएम वाली खींच उसी हार का नतीजा है। हार भी ऐसी वैसी नहीं, 1 या 2% के गैप से नहीं। महायुति ने महाअघाड़ी को करीब करीब 15% वोट शेयर के मार्जिन से हराया। महायुति ने महाअघाड़ी को 81% के स्ट्राइक रेट के साथ 235 सीटें हासिल करके हराया। इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष ईवीएम पर इतना तिलमिलाया हुआ है। तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी, जेव्हा ते हरता, झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होता का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेत ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय खेळताय? हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएम ची पद्धत चालूच राहणार आहे।
मोदी से बैक टू बैक मिल रही हार से विपक्ष और विपक्ष का इकोसिस्टम इतना परेशान हो चुका है कि अब वो इशारों में ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की सलाह तक देने लगा है। अखबार के पन्नों में ईवीएम के खिलाफ एक नया फॉल्स नैरेटिव बनाने लगा है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कहने लगा है, लेकिन अपनी करारी हार का सच छिपा रहा है। वो सच सपा के अबू आजमी ने बताया है। हमारे पास सीटें नहीं है, हमें मंथन करना चाहिए बैठ करके कि ऐसी पोजीशन क्यों हुई। अभी कुछ महीना पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत अच्छा जो है महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस ने काम किया था। अब इसमें ये हो गया, इसमें हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपनी जो गलतियां उसको सुधारना चाहिए। मैंने कहा ना कि देखिए इस पे कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, आपस में लोग सीटों को बांटने में लड़ते रहे हैं। इवन मैं भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा था, कभी बुलाया नहीं बात करने के लिए। उन्होंने 2 सीटें छोड़ दिया और हमने न्यूज़ में सुना कि हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये सीटें ज़्यादा लेना और हार जाना, उससे अच्छा सीटें कम लेकर चुन कर आना और कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी एलाइज पार्टनर हैं उनको ये समझना कि मेरा ही उम्मीदवार है और उसके लिए उतनी मेहनत करना जितना अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए करना है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छाई होगी तो कुछ चुन कर आएंगे। इस बात पे गौर करना जरूरी है। वैसे जो लोग इतने बैलेट पेपर कर रहे हैं, उन्हें आज एक डेटा भी दिखा ही देते हैं। देश में जब 80 के दशक और 90 के दशक के शुरुआती दौर में बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ करते थे, तब बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के बाद बीजेपी कैसा परफॉर्म करती थी। 1989 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने 85 सीटें जीती। 1991 के चुनाव में 120 सीट तक पहुंची। 1996 के चुनाव में 161 सीटों तक पहुंची। इन तीनों ही चुनावों में ज्यादातर वोटिंग बैलेट पेपर पर ही हुई। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज एडवोकेटिंग दैट बैलेट पेपर सिस्टम शुड बी डन अवे विद। यानी बैलेट पेपर के दौर में भी बीजेपी वोटर्स के बीच पॉपुलर थी, ईवीएम के दौर में भी पॉपुलर है, और अब मोदी की यही पॉपुलैरिटी विपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो ईवीएम का रोना रो रहा है। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बड़े खतरनाक नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है इस्कॉन वालों को एक एक करके पकड़ो, फिर काट दो। अल्लाह अकबर कहती हुई कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं के मोहल्लों पर हमला कर रही है। और इन नारों को समझिए, पहले बांग्लादेश में सत्ता बदली, तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना को भगाया गया, फिर जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके बाद हिंदुओं पर जुल्म शुरू हुए। हिंदुओं को मारा गया, घर जलाए गए, दुकानें तोड़ी गईं, मंदिर तोड़े गए, और अब हिंदुओं से कहा जा रहा है कि देश छोड़ दो, वरना वही हश्र होगा जो कल रात हुआ। कल रात बांग्लादेश के हिंदुओं पर कैसी बीती, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। जिहादियों की भीड़ खोज कर हिंदुओं को मार रही है। हिंदू बांग्लादेश की फौज, पुलिस और सेना से लड़ रहा है, अकेले ही भिड़ रहा है। बांग्लादेश में कोहराम मचा है। हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा है। लगता है कि जैसे बांग्लादेश की सरकार ने, वहां के सिस्टम ने, फौज ने, पुलिस ने, सबने हिंदुओं को मिटाने की कस्में खा ली हैं। ये तो पता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, यह भी पता था। लेकिन यह सब इतनी जल्दी होगा, इसका अंदाजा
शायद ही किसी को रहा होगा। देखिए कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को इसी तरह से घेर घेर कर मारा जा रहा है। एक युवक जा रहा है, अचानक से उसके ऊपर भीड़ हमला कर देती है। इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों के निशाने पर सबसे ज्यादा चटगांव है, क्योंकि हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी यहीं से हुई है। यह चटगांव की हजारी गली में कल रात हुए हमले का वीडियो है, जहां कल रात जिहादियों की भीड़ ने हमला कर दिया। सिर्फ आवाजें सुनिए। बांग्लादेश की सड़कों पर ऐसे ही जिहादियों की भीड़ चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हजारों की संख्या में कट्टर जिहादियों की भीड़ सड़क से गुजर रही है और खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम के नारे लग रहे हैं। जिहादी इस्कॉन के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन को मानने वालों को मारने के आदेश दिए जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की बस्तियों में खोज खोज कर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे ही आग लगाई जा रही है। चटगांव की हरिजन कॉलोनी में बीती रात जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं के घर जला दिए। पूरी बस्ती ही जला दी। यह चटगांव की ही सेवक रोड की हिंदू बस्ती है, यहां भी आग लगा दी। ऐसी खबरें हैं कि कल रात पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत से हमले किए गए। हिंदुओं के मंदिरों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। हिंदुओं पर हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं चटगांव में हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी चटगांव मेडिकल कॉलेज में 250 से ज्यादा हिंदुओं का इलाज चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत से हिंदुओं की इन हमलों में मौत भी हुई है और बांग्लादेश की सरकार और सिस्टम हिंदुओं के शवों को ठिकाने लगाने का भी प्लान बना रहा है। यह चटगांव की हजारी गली का काली मंदिर है, जहां मंदिर पर जिहादियों की भीड़ ने बीती रात हमला किया। मंदिर से जेवरात चुरा कर ले गए। वो भी तब हुआ जब आर्मी घटनास्थल पर मौजूद थी। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ की गई। चटगांव के ही एक और मंदिर मनसा माता में भी कल रात जिहादियों की भीड़ ने हमला किया और आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत प्लानिंग से काम कर रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सबसे पहले हिंदू कम्युनिटी पर ही हमला किया गया। हिंदुओं के घर तोड़े, दुकानें जलाई, बस्तियों में आग लगाई। हिंदू परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण करवाया। हिंदू बेटियों को अगवा करके उन्हें मुसलमान बनाया। हिंदुओं की जमीनों पर, उनकी शमशान भूमि पर जबरन कब्जा किया। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और हिंदुओं के बीच में एक संस्था खड़ी रही, इस्कॉन। इस्कॉन के संत प्रभु चिन्मय दास हिंदुओं को एक कर रहे थे, हिंदुओं को जिहादियों का मुकाबला करने के लिए कह रहे थे। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास को ही गिरफ्तार कर लिया। उन पर देशद्रोह का झूठा केस लगाकर जेल में डाल दिया। जिहादियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की सरकार इस भीड़ को देखकर डर गई। असल में 22 तारीख को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं की यह विशाल रैली हुई थी और इस रैली को इस्कॉन के संत चिन्मय दास ने ही आयोजित किया था। इस रैली को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सी कोशिशें की। हिंदुओं पर हमले किए, हिंदू साधु संतों को होटल तक नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी इस छोटी सी जगह में 2 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हो गए। बस इसी के बाद बांग्लादेश में चिन्मय की गिरफ्तारी का प्लान बना। অবমাননার অজুহাতে কত শত শত হিন্দু এখনো জেল কাটছে, কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কেউ বাকি নাই, সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুদের কপালের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হই, আমরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথে চলি তাহলে আমরা ভীত হব না, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যাব না, আমরা বিভক্ত হব না, আমরা সংঘবদ্ধ হব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে। বাংলাদেশের কিছু সেকুলার পন্থী বলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কলামিস্ট সাংবাদিক, তারা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে গায়ের গাত্রদাহ হয়। তাদের আজকে বাংলাদেশের সরকারি চাকরি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদেরকে অপসারণ করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা ঢাকায় আমাকে বলল, সে আমাদের 4 তারিখ সমাবেশে গিয়েছে কোথায়? শহীদ মিনারে। इसी के बाद बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास को एक झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। बांग्लादेश की सरकार ने सोचा था कि हिंदुओं को वो डरा धमका कर चुप कर लेगी, लेकिन इससे हिंदू और ज्यादा आक्रोशित हो गए।
कल जब चिन्मय दास को चटगांव की अदालत में पेश किया गया तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू मौजूद थे। पुलिस वैन के अंदर चिन्मय दास थे, बाहर हिंदुओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये तब की तस्वीरें हैं जब चिन्मय प्रभु को अदालत में पेश किया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले और वकीलों की भीड़ थी। इतनी सुरक्षा थी कि जैसे कोई आतंकवादी होगा जिसे अदालत में पेश किया जा रहा हो। बांग्लादेश में पहले से ही सब कुछ सेट है, इसीलिए अदालत ने भी चिन्मय दास को बेल नहीं दी, जेल भेज दिया। तो अब बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंदू सड़कों पर उतर आया है। पूरे बांग्लादेश में जब हिंदू ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे तो बांग्लादेश की पुलिस ने जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं पर हमला किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा, लाठीचार्ज किया, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। अब तो पूरे बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस भी लोकेशन पर हिंदू सड़कों पर उतरे हैं, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ऐसे ही दबाया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला ठाकुरगांव जिले में भी हुआ। यहां भी हिंदू समुदाय के ऊपर पुलिस और जिहादियों ने मिलकर हमला कर दिया। सनातनी जागो, सनातनी जागो, सनातनी जागो। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब पुलिस के साथ बीएनपी और जमाते इस्लामी के कट्टर गुंडे जिहादी कार्यकर्ताओं ने भी हाथ मिला लिया है और हिंदू समुदाय पर दोनों मिलकर जुल्म ढा रहे हैं। इनको सड़क पर अब जहां भी हिंदू प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, या उसके साथ ऐसे ही मारपीट कर रहे हैं। बांग्लादेश में खुलेआम लिंचिंग हो रही है। पिछले 100 दिनों से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से अकेले चिन्मय कृष्ण दास ही तो लड़ रहे थे। वही हिंदुओं को एक कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু, এই হবে আমার পরিচয়। আমরা আর্যপুত্র, আমরা ঋষি সন্তান, এই হবে আমার পরিচয়। দয়া করে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। हिंदू धीरे धीरे करके डेमोग्राफिकली बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बना। बांग्लादेश में इस्लाम के आने से पहले हिंदू ही तो रहते थे। उसके बाद हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ, कत्लेआम हुआ, फिर पार्टीशन हुआ तो हिंदुओं के खिलाफ ये जुल्म सितम और बढ़े। और अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी में सिर्फ 1,35,00,000 हिंदू बचे हैं। तो और पूरे रात भर एक्चुअली मैं 2 दिन से सो नहीं पाया हूँ। इस तरह के मैसेजेस आ रहे कॉन्स्टेंटली, ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसको देख कर ही मतलब मन बहुत दुखी है। कल शाम से ही लोगों ने रात में वीडियो भेजना शुरू किया कि किस तरह जो मुस्लिम मॉब है वो लोग रास्ते में निकल के स्लोगन दे रहे, बंगाली में बोल रहे हैं कि एक एक इस्कॉन के भक्त और हिंदू को हम लोग पकड़ेंगे और एक एक करके उनको स्लॉटर करेंगे। तो ये तो उनका स्टेटमेंट है कि किस तरह वो जो 30% से 7% में हमारी जनसंख्या हो गई है, तो उसको भी रिमेनिंग जो संख्या उसको भी ख़त्म करने का वो लोग बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं। तो अभी यही हमारा अपील है कि सभी लोग देख रहे हैं और सरकारें ही इसके बारे में कुछ कर सकती हैं। तो सभी सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत बड़ी कुछ ऐसा आपदा हो जाए बांग्लादेश में, उससे पहले ही एक्ट करने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश की जिहादी ताकतें सोचती हैं कि वो हिंदुओं को ऐसे डरा धमकाकर मारकर यहां से भगा देंगे। इन्हीं ताकतों के खिलाफ चिन्मय दास हिंदुओं को समझा रहे थे कि अपनी आबादी बढ़ाओ। দয়া করে প্রতিটি হিন্দু নারী আপনারা তপস্যার অংশ বানিয়ে সন্তান বৃদ্ধি করুন। আপনারা সন্তান বাড়ান,
चिन्मय दास के इन्हीं सिद्धांतों से डरकर बांग्लादेश की सरकार ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। कुछ केस नहीं मिला तो देखिए कितना बचकाना केस लगाया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन पर अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे के अपमान करने का आरोप लगा। ऐसा दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में भगवा ध्वज को बांग्लादेशी झंडे से ज्यादा ऊंचा फहराया गया था। इसी के बाद चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटी काफी डरे हुए हैं। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास लगातार बांग्लादेश के इस्कॉन के संपर्क में हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वहां के हिंदू कितने डरे हुए हैं। एक्चुअली सभी बहुत डरे हुए हैं। जो हिंदूज हैं वो कहीं निकल नहीं रहे हैं। हमारे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारीज हैं, स्पेशली जो सैफ्रन पहनते हैं, वो लोग तो एकदम मंदिर में ही कन्फाइंड है, क्योंकि उनका बाहर निकलना अभी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। जो स्पेशली जो कांग्रेगेशन के भक्त हैं वो लोग भी अपने अपने इलाकों में हैं, लेकिन जो घर थोड़ा इधर उधर हैं या छोटा, जहाँ पर छोटा इन लोग हिंदुओं की बस्ती है माइनॉरिटीज़ के, उन वहाँ पर जो अटैक की खबर आ रही है तो वो बाकी लोगों को भी चिंतित कर रही है कि पता नहीं हम लोग कितने दिन तक बचे रहेंगे। लेकिन अब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत से भी आवाज उठने लगी है और सबसे पहली आवाज कोलकाता से ही उठी है। बीजेपी ने आज एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे लीड कर रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी। आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी ने यहां बड़ी डिमांड की है। कहा है कि अगर हिंदुओं का कत्लेआम बंद नहीं होता तो बांग्लादेश का वीजा बंद कर दो। और हम लोग हिंदू वोट में चुन के आया है। इस बार भी जो 2,33,27,000 वोट कमल के निशान पर आया है लोकसभा चुनाव में, 100% हिंदू वोट है। इसमें मुस्लिम वोट नहीं है। हम लोग का फर्ज है, जो लोग हम लोग को एमएलए बनाया, वोट देकर हम लोग का मजबूत किया, उनके ऊपर जब आक्रमण होगा हम लोग घर में नहीं बैठ सकता है। हम लोग को भी सड़क में उतरना है। काल से हम लोग सड़क में है। हम लोग जोरदार विरोध करेगा, आगे भी विरोध होगा। और हम लोग का मांग है, एक गुंडागर्दी, एक हिंदू को कतलाना बंद करो। चिन्मय कृष्ण बाबू को इमीडिएटली रिलीज करो और बांग्लादेश भारत का रिलेशन अच्छा करो इमीडिएटली। ये हमारी मांग है। नहीं तो पूरा वीसा बंद करो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट इशू बंद करो। बहुत से हिंदू संगठनों की तरफ से यह भी मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को दखल देना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल बयान दिया था। अब मांग ये भी हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शांति सेना भेजी जानी चाहिए और इसका समर्थन शुवेंदु अधिकारी ने भी कर दिया है। इस्कॉन का कहना है बांग्लादेश में यूएन का पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए और इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। पर्सनली आई सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट। वी ऑल आर हिंदूज। हम बाद में पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए? वर्ल्ड कम्युनिटी शुड कम एंड सेव हिंदूज इन बांग्लादेश। पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए। ये क्या करना चाहिए तो यूएन ठीक करेगा, लेकिन जरूरत तो है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बंगाल भारत में आना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। ये वो जो केयरटेकर जो आज बताए ना, भारत सब कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं मेडिकल के लिए भारत में मत भेजिए, कराची और इस्लामाबाद में भेजिए। लेकिन मेरा बात नहीं है, वो केयरटेकर का बात की उत्तर है। बांग्लादेश के साथ अगर भारत ने संबंध खत्म कर दिए तो फिर बांग्लादेश का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो विरोध की आवाजें लगातार उठी रही हैं। लगातार हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बाबा बागेश्वर धाम ने भी हिंदुओं के एक होने का आह्वान कर दिया है। भारत का ना हिंदू जागने का अगला भविष्य बांग्लादेश। क्यों? अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है ये 20 साल बाद भारत में डबल तरीके से मिलेगा और वो बौखला करके करेंगे, जानबूझकर।
और इस्कॉन मंदिर के जो महंत थे चिन्मय उनको कृष्णदास, उनको अभी तक अरेस्ट रखा है। आप क्या वहाँ के हिंदुओं से अपील करते हैं और अपने इस भारत के हिंदुओं से जिन्हें आप सोया हुआ कहते हैं? सड़कों पे उतरे, बुलेट से ज्यादा मतपत्र में ताकत होती है।